नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं 7th क्लास अपना व्याकरण लेक्चर नंबर 1। लेसन 2 है हमारा ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि ध्वनियों के बारे में हमने पढ़ा था। उन ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कौन से होते हैं? कुछ ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न होता है, ऐसी ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय मुख से बाहर जो हमारी वायु निकलती है वह उसमें वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसको हम व्यंजन कहते हैं। और स्वर किसे कहते हैं? कुछ ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न नहीं होता, ऐसी ध्वनियों को स्वर कहते हैं। किन्हें कहते हैं स्वर? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर जब वायु निकलती है तो उसमें कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं होती है। मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले दो अंग हैं। कौन कौन से हैं? जीभ तथा निचला होठ। जीभ और निचला होठ ये दोनों वायु के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर का अंतर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया जाता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में कितना समय लगता है, उसके आधार पर हर्ष और दीर्घ स्वर का अंतर किया जाता है। हर्ष स्वरों की तुलना में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में प्राय दुगना समय लगता है, यानी हर्ष स्वरों में कम समय लगता है बोलने में और दीर्घ स्वरों में दुगना समय लगता है। हर्ष स्वर कौन से होते हैं या हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर में बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से हैं हर्ष स्वर? अ, ई, उ, ये 3 हर्ष स्वर हैं। और संस्कृत से प्राप्त री स्वर भी हर्ष स्वर ही था, परंतु हिंदी में इसका उच्चारण स्वर के रूप में न होकर के किसके रूप में होने लगा? व्यंजन के रूप में। री स्वर का उच्चारण जो पहले हर्ष स्वर था संस्कृत में, इसका हिंदी में बाद में व्यंजन में प्रयोग होने लगा। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, यानी जिनको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है वो दीर्घ स्वर हैं। इन सभी के उच्चारण में हर्ष स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। कुछ प्रमुख स्वर तथा उनका उच्चारण किस प्रकार से होता है? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि संस्कृत में री ध्वनि स्वर थी और इसका उच्चारण भी अन्य स्वरों की तरह ही होता था। हिंदी में इसका उच्चारण स्वर के रूप में तो समाप्त हो गया, अभी ऊपर भी बताया था, और उसके बाद किसके रूप में होने लगा? व्यंजन र के रूप में होने लगा। र के रूप में कुछ उदाहरण नीचे दे रखे हैं। री से जो रै बने हैं, जैसे ऋतु, ऋण, ऋषभ, ऋचा आदि। उसके बाद अनुनासिक स्वर देखिए। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? हिंदी में संस्कृत से जो भी स्वर आए वे निरअनुनासिक थे, अर्थात उनके उच्चारण में वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती थी। निरअनुनासिक को ही अनुस्वार भी बोलते हैं, जिनमें केवल वायु मुख से ही बाहर निकलती है। नासिका मार्ग या नाक का रास्ता पूरी तरह से बंद होता है। हिंदी में आकर स्वरों के उच्चारण में अंतर आ गया। हिंदी में स्वरों का उच्चारण दो प्रकार से होने लगा। एक तो संस्कृत की ही तरह केवल मुख से वायु को बाहर निकालकर, और दूसरा मुख के साथ साथ नाक से भी वायु को बाहर निकालकर, जिसमें केवल
मुख से वायु बाहर निकाली जाती है वे अनुस्वार होते हैं, और जिसमें मुख के साथ नाक से भी वायु बाहर निकाली जाती है वे अनुनासिक होते हैं। इसी तरह हिंदी में दो तरह के स्वर मिलते हैं, निरअनुनासिक तथा नासिक्य स्वर। नासिक्य स्वरों को ही अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं, अनु प्लस नासिक। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना या अनुगमन करना। अनुगमन पीछा करते हुए चलना, उसी के अनुसार चलना, और नासिक का अर्थ है नाक। अतः जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग का भी अनुगमन करती है या नासिका मार्ग से होकर के बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक को लिखकर व्यक्त करने के लिए दो चिन्ह दिए गए हैं, बिंदु तथा चंद्र बिंदु। बिंदु और चंद्र बिंदु लगाने के नियम कौन कौन से हैं? जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह का कोई भी अंश नहीं है, यानी जिनके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती, वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे अंगोछा, अंगूठी, आँख, आंगन, इनमें ऊपर कोई मात्रा नहीं है। शिरोरेखा का अर्थ है मात्रा, कोई मात्रा नहीं है तो इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा। इसके आगे ये और भी उदाहरण दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना। उसके बाद जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह का कोई भी अंश विद्यमान है तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाएगा। जिस पर मात्रा लगी हो, मात्रा के साथ ही अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे खींचना, गेंद, गोंद, घोंसला, इनमें सभी के ऊपर मात्रा लगी हुई है, तभी अनुस्वार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद वाला पार्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। यहीं तक आपने यह पार्ट पढ़ना है और इसके इंटरनल क्वेश्चन भी फाइंड आउट करने हैं।